जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब इसका पहला भाग आपको दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए यहां पर जो समीकरण दी गई है ग्राफी रूप से आप जब हल करोगे, जब आपको समीकरण पता हो। क्या आप समीकरण बता सकते हो? तो समीकरण हम इसमें से बनाएंगे। किस तरह? क्या आपको लड़कियों की संख्या पता है? नहीं। क्या आपको लड़कों की संख्या पता है? ये भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जब तक आपको लड़के पता नहीं चलेंगे तब तक आप लड़कियों की संख्या नहीं निकाल सकते। तो हम इसे किस तरह से करेंगे? माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो जितनी लड़कों की संख्या है उसमें 4 और जोड़ दो तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक चीज और दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दो तो उसको पेंसिल से मार्क कर लीजिए कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 ही है। तो यहां पर x और y का जो योग है, कुल विद्यार्थियों की बात करें, कुल छात्रों की अगर हम बात करें तो टोटल कितने छात्र हैं? x प्लस वाई, और ये कितना दिया गया है आपको? 10। तो समीकरण एक तो ये रही, और दूसरी समीकरण क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब ये आपके पास दूसरे समीकरण आ गए। इन्हें आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हम 2 सारणी बनाएंगे, उन सारणी को फिर एक ग्राफ में बनाएंगे और उस ग्राफ से फिर हम इसका हल निकालेंगे। अब देखिए समीकरण एक आपको ये दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसका हम ऐसे सारणी बना लेते हैं। ठीक है, ये x ये y। एक बार x बराबर 0 रख दोगे तो y का मान 10 आ जाएगा। एक बार y बराबर 0 रख दोगे तो x का मान 10 आ जाएगा। सिंपल सा है। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं। ये रहा समीकरण, और इसका हमने एक सारणी बना दी, ये x और ये y। ठीक है। x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो y का मान 4 आ जाएगा, और अगर x का मान मैं कितना रखता हूं, 1 रखता हूं या 2 रखता हूं तो y का मान 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस समीकरण के अंदर ये इसकी सारणी है, ये इसकी सारणी है। ये क्लियर? अब इन दोनों से हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए देखिए x पर अधिकतम कितना है? 10, यहाँ पर कितना है? 2। y पर अधिकतम 10, यहाँ पर कितना है? 6। तो एक काम करते हैं, हम ग्राफ बनाने के लिए हमने इसे इस तरह से डिनोट किया, x डैश, ये माइनस का x होता है ना, ये y, ये y डैश, इसे हम माइनस x भी बोलते हैं या y डैश भी बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 तक अधिकतम है, तो एक काम करते हैं, हम 2 का बैक ले लेते हैं। 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और फिर 10। यहाँ से भी 2 ले लेते हैं। 2 4 6 8 10, ये 2 4 6 8 और 10। अब पहली समीकरण की बात करते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 10। x बराबर 0 किस पर होता है? y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो y अक्ष आपका ये रहा, इस पर x बराबर 0 है। x बराबर 0 है और y बराबर कितना है? 10। तो इस बिंदु को मार्क कर लो ऐसे। फिर इसी तरह से x पर 10 है और y पर 0, यानी x 10 और y 0 कहां पर होता है? इस बिंदु पर। इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? इसको शो करना है, लेकिन इसको एक काम कीजिए, इस पे ना ऐसे नंबरिंग कर दीजिए, समीकरण 1, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई। फिर समीकरण 2 की बात करें तो यहां आप देख सकते हो x बराबर 0 y बराबर 4। x बराबर 0 होता है इसके ऊपर, y बराबर 4। ये कितना है? x बराबर 2 और y बराबर 6। ये रहा। इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है। जिस जगह पर ये टच कर रहा है, ये यहां पर इस जगह,
इस जगह को ध्यान से देखिए, ये जो जगह है इसको अगर आप दर्शाओगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि x का मान कितना आ रहा है 2 और 4 के बीच में, तो हम इसको ले लेते हैं 3, और यहां से इनके बीच में आ रहा है तो इसको ले लेते हैं हम 7, 3 और 7। तो ये वो बिंदु है जब जो इन समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो ग्राफी विधि से अगर आप इसका हल ज्ञात करोगे तो इसका आंसर आएगा x बराबर 3 और y बराबर 7। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। वापस बताता हूं, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y बराबर x प्लस 4। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की जो संख्या थी वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, इसलिए 4 ज़्यादा कर दिया। कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र x प्लस वाई बराबर 10, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब एक समीकरण तो ये रही, दूसरी समीकरण क्या है? ये वाली। ठीक है, तो इस समीकरण को मैंने यहाँ पर लिखा और इसका एक सारणी बना ली। x का मान अगर 0 रखूँगा तो y बराबर 10 आ जाएगा, y का मान अगर 0 रखूँगा तो x बराबर 10 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये वाली जो सारणी है ये इस वाली समीकरण की है। ठीक है, इस समीकरण में अगर आप देखो x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 2 रख दिया तो y बराबर 6 आ जाएगा। इन दोनों को मैंने किस में दर्शाया है? इन दोनों को मैंने ग्राफ में दर्शाया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्राफी रूप से हल कीजिए। आप चाहो तो ये पॉइंट, जो ये वाले पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, और अदरवाइज अगर आप मेन पॉइंट लिखोगे तो भी इसका आंसर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये इस तरह से आपको इसका हल ज्ञात करना है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं पहले के दूसरे भाग का, जो रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो देखिए किस तरह से करना है आपको। सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे अच्छा, सबसे ईजी मेथड आपको बता रहा हूँ, आपको जिस तरह से बनाना है। देखिए इसने कहा पेंसिल और कलम, ठीक है, तो माना एक पेन का मूल्य y रुपए। अब आपके पास क्या क्या है? पेंसिल और पेन। ठीक है, अब आपको किस तरह से करना है? देखिए यहां लिखिए पेंसिल और यहां लिखिए पेन। ठीक है, यहां लिख दीजिए कुल मूल्य। तो कितनी पेंसिल थी आपके पास? आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 5 पेंसिल और 7 कलम। तो 5 पेंसिल 7 कलम और इनका कुल मूल्य आपको कितना दिया गया है? 50। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया? पेंसिल को किससे बता रहे हैं हम? x से। पेन को किससे बता रहे हैं? पेन बोल दो या कलम बोल दो। ठीक है, इसको हम बता रहे हैं y से। ये इसका कुल मूल्य हो गया। इसी तरह से दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी कि 7 पेंसिल और 5 कलम। तो 7 पेंसिल और 5 कलम और इनका कुल मूल्य आपको दिया गया है कितना? इनका मूल्य आपको दिया गया है 46 रुपये। 46 रुपये या रुपए के अंदर। ठीक है, तो इसको अगर आप बना लेते हो तो आपकी समीकरण सॉल्व हो गई। कैसे? यहाँ लिखो 5x 7y बराबर 50 और इसी तरह से यह लिखो 7x, यहाँ लिखो 5y बराबर 46। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है जैसा अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद इसका ग्राफीय निरूपण करना है। आपको आता है तो ठीक, एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर इसका ग्राफ हमसे प्लॉट नहीं हुआ। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी। अगर आप चाहते हो तो मैं इसे एक बार छोटा सा इसका एक पार्ट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 5x प्लस 7y, तो 5x प्लस 7y बराबर कितना है? 50। ठीक है, अब हम क्या क्या रख सकते हैं देखो। अच्छा, मान हमेशा ऐसे लेना ताकि आपको ना उसको हल करने में दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लो मैंने y की जगह 0 ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा? 0। ये वाला भाग अगर 0 बन गया तो 5 नीचे चला जाएगा, और 50 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 10। इसलिए यहाँ पर लिखना है 10। समझ में आ रहा है आपको? बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी। आपको वो संख्याएं देखनी है जब आपको रखने पर इजीली कट जाए, पॉइंटों में नहीं आए। सिंपल सी बात, दशमलव के अंदर नहीं आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर x की जगह रख देता हूँ 0, तो 50 का 7 में
7 का 50 में भाग नहीं जाता है। तो फिर ऐसा कोई दूसरा नंबर लें, मान लीजिए मैं 1 रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको उधर भेज दो तो ये आपके पास आ जाएगा 45। 45 में 7 का भाग नहीं जाता। मान लीजिए मैं x बराबर कितना रख देता हूँ 2, तो ये आ जाएगा 10, भाग इधर भेज दोगे तो कितना आएगा 40, और 40 में 7 का भाग नहीं जाता। फिर तीसरा आपके पास जो क्या आएगा, मान लीजिए मैंने रख दिया 3, तो इधर इधर अगर भेज देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 35। तो अगर मैं x बराबर 3 रखता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, देखो x बराबर मैंने सबसे पहले 10 रखा था, सॉरी y बराबर सबसे पहले मैंने 0 रखा इस समीकरण में, तो ये 5x + 7 गुणा 0 बराबर 50। मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये x का मान आपका कितना आ गया 10। अब मान लीजिए मैंने x बराबर अब 3 रखा, ठीक है, x बराबर 3 रखोगे तो 5 गुणा 3 + 7y बराबर 50। तो 5 तिया 15 + 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50 - 15 जो कि कितना होता है 35। तो y का मान कितना हो गया 35/7 जो कि कितना आ जाएगा 5, 7 पंजे 35 होता है, तो ये y का मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको मान ज्ञात करना है और ये कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट होना है तो ये वाला भाग जो है आपका ये माइंड में होना चाहिए, पर एग्ज़ाम में आप करके आना इसको ज़रूर। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये भाग आना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन इस तरह से की है हमने। क्लियर? ये आपका एक छोटा सा पार्ट हो गया। ये समीकरण 1 के लिए मैंने बनाया, ऐसा का ऐसा किसके लिए बनेगा, समीकरण 2 के लिए बनेगा। जब दोनों के लिए आप बना लोगे तो एक कॉमन बिंदु आएगा किसके अंदर, ग्राफ के अंदर, और वो कॉमन पॉइंट उसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 में आपको बताना है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनसे आपको ये पता लगाना है कि ये जो समीकरण आपको दी गई हैं ये समांतर है, प्रतिच्छेद करती है या समपाती है। जैसा कि हमने 3 केस पढ़े हैं, कौन कौन से 3 केस आपके पास हैं। अगर A1/A2 बराबर नहीं है अगर B1/B2 के, तो इसका मतलब है वो क्या है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। सिंपल सी चीज़ हमने पढ़ी थी। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, समपाती। और तीसरा वाला जो है वो क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 के अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, समांतर। ये 3 चीज़ हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर इनके गुणांकों की तुलना करेंगे। अब इनके गुणांक कौन कौन से, x का गुणांक कितना है 5, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 5/7 बराबर 4/6। आप देख सकते हो कि ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर मैं इसको काटूँ भी तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 होता है, ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों समीकरण से जो ग्राफ बनेगा उसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो देखो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। आप देख सकते हो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, 1/2, 1/2। ये लिख भी रखा है मैंने यहाँ। कितना हो जाएगा, समपाती। समपाती मतलब क्या होता है, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का आना। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। ये तो बराबर है, ये बराबर दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, समांतर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? अब इसी का भाग जो है वो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन। लेकिन आपको उसमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सेम यही प्रोसेस करना है। अगर प्रतिच्छेद करती है, वापस सुनिएगा ध्यान से, अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसका एक हल होगा, और जो हल है तो आप बोलोगे कि वो क्या है, संगत है। सिंपल सा। यहाँ पर देखो समपाती है, समपाती है इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसका मतलब ये क्या है, संगत है। और तीसरा वाला जो है
ये क्या है, समांतर है, और समांतर है इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। रेलगाड़ी की पटरियों की तरह कहीं पर भी जाके मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी ही नहीं तो इसका मतलब इनका कोई हल ही नहीं निकलेगा, और हल ही अगर नहीं निकलेगा तो आप बोल सकते हो कि वो असंगत है। तो इसके जो बाद वाला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, वो इसी से संबंधित है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है उसमें, बस अभी जैसे यहाँ पर हमने बताया ना, प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, समांतर है। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है और आपसे पूछा है, इसमें बताना है आपको कि संगत है या असंगत है। ठीक है, तो जिसके हल नहीं होते हैं वो असंगत है, बाकी सभी संगत है। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x + 2y - 5, 2x - 3y - 7 = 0। सबसे पहले देखिए a1/a2 वाला जो कंसेप्ट होता है ना, मैं वो लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो 3/2 बराबर 2/-3, ये आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रतिच्छेद करता है, और अगर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब है इसका एक हल होगा, और जिसका हल होता है वो संगत होता है। सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल एकदम। यहाँ पर देखिए 3/2 बटा ये कितना है 9 बराबर 5/3 बटा कितना है -10। ठीक है, अब तीसरा वाला जो है वो कितना है आपके पास -7 बटा -14। इसे तो काट देते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 आ रहा है। इसको देखो 3/2 गुणा, इसके नीचे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1/9 लिख सकता हूँ। 5/3 गुणा 1/-10 लिख सकते हैं इसे। देखिए 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 1/6, 5 दूना 10, इसका मतलब आ जाएगा 1/6। तो यहाँ आप देख सकते हो 1/6 बराबर ये कितना आ जाएगा -1/6, और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो ये बराबर नहीं है, ना तो ये बराबर है ना ये बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है, और प्रतिच्छेद करेगा तो इसका एक हल होगा, और जब हल होगा तो इसका मतलब ये संगत होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे वाले की, तो 4/3 बटा कितना है 2/3, और ये आपके पास है -8 बटा -12। आप इसको देखिए, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, इसको लिख देते हैं 4/3 1/2 2/3 -8/12। देखो ये कट रहा है 2 बार, तो 2/3 इधर 2/3, और ये कितना आ रहा है 4 दूना 8 और 4 तिया 12, माइनस का ये कट गया। तीनों बराबर आ रहे हैं। जब तीनों बराबर आते हैं तो इसका हम क्या बोलते हैं, संपाती है, संपाती। और जब संपाती होता है, जब भी संपाती होता है तो इसका मतलब उसके अनेक हल होते हैं, और हल होते हैं तो इसका मतलब वो संगत होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ तक क्लियर। चलिए, बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई है इसमें, कि अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो संगत है, अगर संपाती है तो संगत है, और अगर यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों क्या है आपस में बराबर, ये सेम कंसेप्ट इसी पर। और इस वाले केस में क्या है, इस केस में भी प्रतिच्छेद ही कर रहा है, और प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा, संगत होगा। यही सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर भी क्या बताना है, संगत और असंगत बताना है। तो सिंपल सा, या कितने हल हैं ये भी आप बता सकते हो ना। तो एक सिंपल देखिए 1/2, इसके नीचे आगे कुछ नहीं तो 1 ले लिया, 1/2 बराबर है तीसरा -5 बटा -10, कट गया, ये कट जाएगा 1/2। तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर कब होते हैं, जब संपाती होता है। तो यहाँ लिख दीजिए संपाती, फिर दूसरी चीज़ क्या है, संपाती, और संपाती के बाद क्या होगा, अनेक हल, और अगर हल हैं तो इसका मतलब संगत है। यहाँ तक क्लियर। सेम क्वेश्चन देखिए 1/3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1/3 बराबर -1 बटा -3, और ये कितना है, अब ये दोनों देखिए ये दोनों बराबर हैं, और तीसरा वाला जो है -8 बटा -16, ये तो कट गया,
8 एकम 8, 8 दूना 16, ये बराबर नहीं है, तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो ये केस कब होता है? जब तीनों बराबर नहीं होते हैं। ये दो तो बराबर होते हैं, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये वाला केस, ठीक है। जब इसके बराबर नहीं होगा तो ये किस केस में बराबर नहीं होता? जब समांतर होते हैं, समांतर, ठीक है, समांतर। और अगर समांतर है तो इसका मतलब वो आगे जाके कभी मिलेंगे ही नहीं, और जब अगर मिलेंगे ही नहीं तो उनका हल ही प्राप्त नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हो? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल ही नहीं होगा तो आप सिंपल सी लाइन में क्या बताओगे कि इसका कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब ये असंगत है। यहाँ तक क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आपको ये ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये संगत है या असंगत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो सबसे पहले आपको चौड़ाई माननी पड़ेगी। तो देखिए, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर, लंबाई होगी y मीटर, और प्रश्न के अनुसार उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो चौड़ाई कितनी है? x, और इससे 4 ज़्यादा है, ठीक है। और इसके साथ आपको एक चीज़ और दी गई है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? y माइनस एक्स बराबर 4। सिंपल सी बात, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। दूसरा क्या दिया है? प्रश्नानुसार आपको एक चीज़ और दी गई है, क्या? कि इसका अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आप क्या लिख सकते हो? ये 2 आपका एज इट इज आ गया। अब ये कह रहा है कि प्रश्न के हिसाब से आयत का जो परिमाप है ना वो इसका आधा है, तो इसका आधा है, इसका मतलब है 1/2, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। लंबाई आपकी कितनी हो गई? ये x, और इसको मैं लिख देता हूँ y, और ये आपको दिया हुआ है 36। 2 से तो 2 कट जाएगा, तो x प्लस y बराबर आपके पास आ गया 36। एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई। अब इस समीकरण को हल करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। आप किसी से भी हल कर सकते हो, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, या ग्राफीय से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो 2 समीकरण आपको सिंपल सी दी गई है, सेम आपको ग्राफ बनाना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर इसका ग्राफ हमसे नहीं बना या समझ में नहीं आया, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको ग्राफ हो, जिसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन सभी एक साथ हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो x प्लस वाई बराबर 36 और y माइनस एक्स बराबर 4, 2 समीकरण आपको बनाई गई है, दी गई है। यहाँ से अगर आप मान भी निकालोगे तो भी आप इजीली मान निकाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि संख्याएं जो है देखिए, x एक बार अगर x की जगह 0 रख दोगे y का मान 4, y की जगह 0 रख दोगे तो x का मान -4। इस तरह से एक ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक बार x बराबर 0 रख दो, y बराबर 36, y बराबर 0 रख दो, x बराबर 36, और जो गैप लोगे वो आप 4 का ले लेना। सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर हमें ये वाला कंसेप्ट जो है वो समझ में नहीं आया। पर्टिकुलर टाइम मेंशन कीजिए वीडियो के साथ में, तो मैं ज़रूर उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन एक साथ। क्लियर? आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? एक समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण आपको बनानी है, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा? उसके लिए आपको बताना चाहिए कि प्रतिच्छेद के केस के लिए कौन सी समीकरण बनेगी दूसरी वाली। सिंपल टेक्निक बताऊँ, बहुत सिंपल है। देखिए, प्रतिच्छेद है तो यहाँ लिख दीजिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होते हैं b1 बटा b2 के। सिंपल सी बात है ना। तो इसके नीचे वाला देखो, a1 आपके पास ये रहा और b1 आपके पास ये रहा। अच्छा, बराबर नहीं होने चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 2/3 और इसको लिख देते हैं 3/2। ये बराबर नहीं है, सिंपल सी बात। तो ऊपर वाली संख्याएं ऐसी की ऐसी आ गई, नीचे वाली संख्याएं आपकी ये बन गई। तो इसे आप किस तरह से लिखोगे? 3x, मैं इसे रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है।
समीकरण क्या बन गई, 3x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0। ये बराबर नहीं बनेगी, सिंपल सा। दूसरा देखो, समांतर का केस क्या होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2, और समांतर के केस में c1 और c2 बराबर नहीं होते हैं। तो a1 और a2 तो दिया हुआ है, लिख दो, 2 बराबर कितना दिया है, 3 बराबर 8। ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, ये बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका डबल कर दो, 4 लिख दो ताकि 1/2 आ जाएगा। इसका डबल कर दो, 6 लिख दो ताकि 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको लिख दो, 16 लिख दो। चलो अब यहाँ पर देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसे काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16। लेकिन यहाँ पर माइनस का 1/2 आ रहा है जो, और ये दोनों क्या है, प्लस का 1/2। तो समांतर के केस में ये बराबर नहीं है। तो समीकरण क्या बन जाएगी, समांतर के लिए समीकरण बन जाएगी 4x प्लस 6y प्लस 16 बराबर 0। तो ये तो हो गई प्रतिच्छेद के लिए वाली के लिए 2 समीकरण। समांतर के लिए 2 समीकरण कौन सी, एक ये रही। और संपाती के लिए दूसरी समीकरण क्या बनेगी, तो संपाती का केस क्या होता है, तीनों बराबर होता है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तीनों बराबर होने चाहिए। अरे बराबर तो कर देंगे, बहुत आसान है बराबर करना। यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो -8, है ना। तो यहाँ लिख दो कितना, एक ही तरीका है, क्या करें, इसका डबल कर दो 4, इसका डबल कर दो 4, इसका डबल कर दो 16, माइनस का करना। लेकिन इससे क्या होगा, इसे आप काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि संपाती के केस के लिए हो गया। इसका मतलब 4x 6y प्लस 16। तो इसके लिए समीकरण क्या बन जाएगी, संपाती के लिए 4x प्लस 6y प्लस 16 बराबर 0। इधर माइनस का है ना, इधर माइनस का आएगा, माइनस का 16 बराबर 0। इस तरह से आपको करना है, 3 समीकरण मिल जाएगी। बहुत आसान सा है। और 7वां क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली की। इस प्रश्नावली से संबंधित अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो लाइव क्लासेस के लिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और बेहतरीन एक्सरसाइज 3.3 के साथ। जय हिंद।